morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Hold me close till I get up. सभी डिपार्टमेंट से और हमारे अगल बगल के जो स्कूल है, विद्यालय से भी प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। सबसे पहले महाविद्यालय के सभी डिपार्टमेंट के छात्र छात्राओं को और प्रोफेसरों को। देखी होगी रांची गई तो रांची का है ना जगन्नाथ मंदिर, तो हम लोग वहीं को आप लोग को दिखाना चाहेंगे। रांची का आप लोग दिखा रहे हैं? हाँ, शुरुआत में। हाँ, रांची में पूरी वाला अलग है। पूरी में भी एक जगन्नाथ मंदिर है, उससे अलग है। दोनों का मतलब जो कला लिया गया है, चित्रकला बनाया गया है, ग्रुप में आप थोड़ा स्थापत्य कला से लिया गया है, तो दोनों का कला दोनों का सेम ही है। तो इसका खासियत क्या है कि वहाँ पे आषाढ़ के महीना में वहाँ पे रस मेला लगता है। तो फिर इसका जो मूर्ति बनाया गया है ना, वो मूर्ति अर्धनंगा है, मतलब कि आधा बनाया हुआ है। जो मूर्ति उसका हाथ और पैर नहीं है दोनों। तो उसका बनाने का वो भी रीजन यही है कि जब वहाँ का राजा था ना, तो फिर मंदिर दिखने के चक्कर में ना वो दरवाजा पहले खुलवा दिया, जिसके कारण ना मूर्ति और मंदिर बनने थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ। तो देख सकते हो नीचे बनाए तो मूर्ति वो आधा है, बिना पैर का मूर्ति है। सभी दर्शकों का जो आज हमारे कॉलेज में साइंस एग्जीबिशन हो रहा है, उसमें बहुत सारे मॉडल्स बनाए गए हैं और हमारे मेहमान विद्यालय भी आए हुए हैं। वो सभी हमारे ऑडिटोरियम के प्रथम द्वार से आ रहे हैं, उनके लिए खुला हुआ है और वो प्रोजेक्ट का अवलोकन कर रहे हैं, बहुत सारी बातों को जान रहे हैं, सीख रहे हैं, ज्ञान और लाभ उठाएं। साथ ही ऑडिटोरियम के पीछे आप लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है। अगर आपको प्यास लगी तो आप पीछे ऑडिटोरियम के बाहर
चलिए इधर आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा इधर आइए। तो हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम लोग बनाए हैं प्रेमचंद के द्वारा उपन्यास है, उसके द्वारा लिखा गया है। पहले ये हिंदी में लिखा गया था, फिर कुछ समय बाद ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। भोला नाम है उनका, जो गाय बैल जो कुछ भी वो प्रेजेंट करता है। और यहाँ गोरी जो किसान है वो किसानों को प्रेजेंट करता है। यहाँ जमींदार जो ऊपर क्लास की जो प्रेजेंट करता है वो पुजारी है, वो भी ऊपर क्लास वालों को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ बताया गया है कि हम लोग बताए हैं कि स्वतंत्रता से पहले किस तरह से हमारा भारत देश था, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार था, छोटे गरीब लोगों को पाते थे और हायर क्लास वालों को, तो किस तरह से समाज। ये विलियम ब्लेक एक राइटर है, इसको लिखा है 1789 में। उस टाइम क्या बोलते हैं, बच्चों को उस टाइम छोटे छोटे बच्चों को काम कराते थे ना, क्योंकि चिमनी में अंदर बड़े आदमी घुस नहीं पाते थे, तो छोटे छोटे बच्चों को अंदर काम करने के लिए, साफ कराने के लिए घुसाते थे। उस टाइम चाइल्ड लेबरिंग मतलब बच्चों से काम कराते थे। उस टाइम क्या बोलते हैं, बच्चों को काम कराना ऐसे अलाउ नहीं है। आप लोग छोटे छोटे बच्चों, आप लोग कम उम्र में काम करोगे तो करोगे? करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? पढ़ाई करोगे ना। और ये जिस टाइम ये लिखा गया था पोयम, उसको हम लोग रोमांटिक पीरियड बोलते हैं। वो 1789 से 1829 तक था। बना हुआ है सारा चीज़। और ये जो हमारा पार्ट देख रहे हैं जो खुदाई कर रहे हैं, इसका नाम है बकेट। और ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं बुक, और ये वाला जो देख रहे हैं पार्ट इसको बोलते हैं स्टिक्स। और ये जो ड्राइवर बैठता है इसका वो कैप्स। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसमें हमारा सारा कंट्रोल सिस्टम है। और ये जो दो पाइप देख रहे हैं, ये जो इंजेक्शन देख रहे हैं, ये हम लोग हाइड्रोलिक पंप की जगह पे यूज़ किए हैं। ये जो पाइप दिख रहा है, ये इसमें हम लोग पानी मतलब लिक्विड से हम ये चला रहे हैं, जो कि तेल से और जगह चलता है, लेकिन हमारा इसमें लिक्विड ही यूज़ हो रहा है। और ये जो प्रेशर इससे क्रिएट होता है, और इसी के प्रेशर की वजह से मूव कर रहा है। और ये सारा चीज़ चलिए ठीक, थैंक यू। एक्सप्लेन कर दीजिए। हमारा जो टॉपिक है वो है फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स, जो कि फाइटो मतलब होता है प्लांट, और हार्मोन्स जो कि नेचुरल तरीके से पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा 5 मुख्य रूप से हार्मोन है, जो कि है पहला जिब्रेलिन, जो कि अंकुरन के लिए और पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए और फूल लगने के लिए और फल लगने के लिए हमारा जो हार्मोन जिम्मेदार होता है वो है जिब्रेलिन। और दूसरा हार्मोन है ऑक्सिन, जो कि प्लांट की ग्रोथ, फ्लावरिंग मतलब फूल खिलने और फल लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा हार्मोन ऑक्सिन। और तीसरा हार्मोन है हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मतलब होता है, मतलब जो सेल है वो डिवाइड होकर के एक बड़ा रूप लेता है, तो वो हमारा प्लांट ग्रोथ, फ्लावर के लिए और फ्रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमारा चौथा हार्मोन है इथिलीन। इथिलीन मुख्य रूप से फल को पकाने के लिए काम करता है, लेकिन इसका भी कोई और मुख्य रूप से काम है। जबकि फ्लावर लगते हैं, फूल लगते हैं, फूल से ही फल बनता है, इसलिए इथिलीन फूल को खिलाने के लिए और फल। और एक जब हमारा पेड़ पौधे में कोई भी पत्ती नहीं रहता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पतझड़ का मौसम आता है, हाँ, तो वो पतझड़, वो पत्तियाँ झड़ जाती है, वो इस हार्मोन के कारण अपने आप झड़ जाती है। वो पेड़ पौधे और जो अपने आप झड़ जाते हैं उसके लिए ये हार्मोन जिम्मेदार होता है। और हमारा लास्ट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, जो कि पतझड़ को लाने के लिए और सीड को अच्छे से रखने के लिए काम करता है। जैसे कि जब हमारा सीड ऐसे ही रखते हैं तो ख़राब हो जाता है, तो उसको हम लोग अगले जनरेशन में उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए एब्सिसिक एसिड का छिड़काव करके हम लोग उसको रखते हैं ताकि वो अच्छे से रहे, ताकि हम लोग अगले जनरेशन में भी उस सीड का उपयोग करके अपना खेती बाड़ी नया पेड़ पौधा उगा सकें। ठीक, हम लोग अभी आप लोग क्राफ्टिंग टेक्निक के बारे में बता रहे हैं। क्राफ्टिंग ऐसे बहुत सारा टेक्निक होता है, लेकिन हम लोग बार्क टेक्निक स्पेशली यूज़ किए। यहाँ पर 2 अलग अलग डिफरेंट मतलब प्लांट का मतलब यूज किए हैं। नीचे है रोल और ऊपर है चाइना रोल। इसके लिए इस प्रकार थोड़ा सा, और इसका जो चाइना रोल है इसका टेप को शार्प करके इसमें ऐसे सेव करते हैं और उसको टेप से अच्छा से रैपिंग कर देते हैं ताकि बैक्टीरिया ना लगे, अच्छा सेव हो जाए। और उसके बाद ऊपर से
ये पेपर होता है उससे अच्छा से कवर करते हैं, पूरा पैक करते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया ना लगे। ये 25 to 30 डे में ग्रो करता है। इसके बाद यहाँ पर रोज है, ऊपर में चाइना रोज, यहाँ पर रोज चाइना रोज का फ्लावर साइड होता है। ये कम से कम 30 to 35 डे 25 डे अब यहाँ पर एक बार यहाँ पर गुआवा डेवलप, अगर ये मैंगो का ब्रांच रहता इधर आप गुआवा लगाते, इधर नींबू तो दोनों फल आते, इधर गुआवा फंसा इधर नींबू। ठीक है, थैंक यू। और इसका एक बेनिफिट है कि इसमें बैक्टीरिया सब जल्दी नहीं लगते, बहुत रेयर। हाँ, इसमें हम लोग उतना खनिज सब बहुत कम यूज करते हैं। हम लोग का टॉपिक है बायो रेमिडिएशन जी। जिसको हिंदी में बोलेंगे जैविक उपचार। इंडस्ट्री से पानी आता है, गंदा पानी आता है, केमिकल आता है, तो इंडस्ट्री वाला लोग पानी फेंक देता है ना केमिकल वगैरह, तो जो पानी गंदा हो जाता है तो उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया सब रहता है, जीवाणु रहता है छोटा छोटा, वो दिखता भी नहीं है, पर यहाँ पर हमें दिखाने के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। जो गंदा पानी होता है उसमें जो कीटाणु रहता है ना, तो वो उसको कण में एकदम टुकड़ा कर देता है, तो इतना टुकड़ा कर देता है कि वो साफ़ हो जाता है कम से मतलब मैक्सिमम 30%। तो जो देखो यहाँ पर गंदा पानी है, यहाँ पर साफ़ पानी है, वो पानी इधर आ गया साफ़ होकर ना। ये जो पानी है इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, हम लोग इसको नहाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, पानी पीने के लिए, क्योंकि ये पूरा फ्रेश नहीं है, क्योंकि प्योर वाटर है ना, फ्रेश नहीं है, बस प्यूरीफाई हुआ है यहाँ से यहाँ, और इसको हम लोग बस एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। बस हम लोग का यही है। ठीक है, थैंक यू। सो हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। तो बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन इसको बोला जाता है कि हम लोग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, जो कि प्लांट्स होता है, एनिमल्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, उससे कैसे हम लोग वैक्सीन्स या फिर ड्रग्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे शो किए कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे ड्रग्स बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रग्स बनाने के लिए हम लोग का वेक्टर कंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें हम लोग चूज़ करते हैं कि मतलब कौन सा बैक्टीरिया हो, फंजाई हो या वायरस, हम लोग कौन सा लेंगे, मतलब वेक्टर वैक्सीन बनाने के लिए। एक बार हम लोग चूज़ कर लेंगे, फिर उसका स्ट्रेन सिलेक्शन होता है, मतलब इसमें ये देखा जाता है कि जो भी हम लोग बैक्टीरिया लिए हो, फंजाई लिए, वो केपेबल है कि नहीं, मतलब उसके पास इतना क्षमता है कि नहीं कि वो वैक्सीन बना सके। ठीक है, फिर एक बार स्ट्रेन सिलेक्शन के बाद उसको हम लोग कल्चर मीडियम में रखते हैं, जहाँ पे कल्चर मीडियम में रखा जाता है जो सेलेक्टेड है उसको, बट यहाँ पे उतना सरफेस वो लोग को नहीं मिलता है कि वो लोग रेप्लिकेट कर सके, डिवाइड करके ज़्यादा पॉपुलेशन बना सके, तो इसलिए उसको हम लोग वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं इनोक्यूलम में। तो इनोक्यूलम एक फ्लास्क टाइप से स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको लार्जर सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि वो ज़्यादा अपना पॉपुलेशन बढ़ा सके। फिर एक बार वो पॉपुलेशन बढ़ाने लगता है तो फिर उसको सेल कल्टिवेशन में डाला जाता है, और सेल कल्टिवेशन में उसके साथ मीडिया फॉर्मुलेशन को डाला जाता है, क्योंकि उसको फर्दर सेल्स है उसमें से हम लोग को एक प्रोटीन चाहिए होता है, टारगेट प्रोटीन चाहिए होता है। तो ये क्या करता है, सेल हार्वेस्टिंग उसमें से जो टारगेट प्रोटीन होता है उसको एक्सट्रैक्ट करता है। एक बार एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको लो रेजोल्यूशन प्यूरिफिकेशन और हाई रेजोल्यूशन प्यूरिफिकेशन में भेजा जाता है ताकि वो प्यूरिफाई हो सके, क्योंकि उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं इसमें। फिर एक बार प्यूरिफिकेशन हो जाने के बाद उसको क्रोमैटोग्राफी में भेज दिया जाता है, जहाँ पे जो टारगेट प्रोटीन होता है उसको सेलेक्टिवली बाइंड करता है और जितना भी इम्प्योरिटीज़ है उसको एलिमिनेट करता है। एक बार सारा इम्प्योरिटीज़ निकल जाए। हमारा टॉपिक है स्टेम सेल्स एज ए रीजेनरेटिव मेडिसिन। ठीक है, तो हम लोग इसमें सबसे पहले जानेंगे कि स्टेम सेल्स क्या है। तो जो स्टेम सेल्स है वो ऐसा सेल है जो कि हमारे अंदर में डिवाइड होते रहता है, और वो जो हम लोग मॉडल दिखाए हैं उसमें हम लोग दिखाए हैं कि कितने ऑर्गन्स में स्टेम सेल प्रेजेंट होता है। वो जितने भी हमने बनाए हैं उसमें सब में स्टेम सेल्स प्रेजेंट है, और वो हम में आप में सब में प्रेजेंट होता है स्टेम सेल्स। और फिर हम लोग इसमें ब्रेन का मेन एग्जांपल लिए हैं। जो ब्रेन ऑर्गन है हमारा उसका स्टेम सेल है नर्व सेल। ठीक है, तो फिर जो नर्व सेल है उसको हम लोग वहाँ से लेते हैं और हम लोग लैब में उसको टेस्ट करने के लिए रखते हैं, देखते हैं कि हम लोग को और क्या क्या ज़रूरत है स्टेम सेल्स में, और उसको हम लोग रीमॉडिफाई करते हैं, जीन एडिटिंग करते हैं। उसके बाद में जिस पार्ट ऑफ ब्रेन में चाहिए उसको हम लोग वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, और वो जहाँ डिसीज़ है उसको क्योर कर देता है। इस लिटरेचर में होता है एलिजाबेथन पीरियड, मतलब बहुत सारा पीरियड होता है, 9-10 पीरियड होता है, तो उसमें हम लोग इंग्लिश पीरियड में होता है एलिजाबेथन एज, उसको गोल्डन एज भी कहते हैं।
तो उसी के बारे में बताने की कोशिश किया। हम लोग सबसे शुरू से बैकग्राउंड से चलेंगे कि इसको एलिजाबेथन एज क्यों कहते हैं। तो इंग्लैंड में एक क्वीन थी एलिजाबेथन एज, फर्स्ट जो लेडी थी, फर्स्ट क्वीन थी मतलब एलिजाबेथन। उससे पहले केवल किंग लोग रहता था, किंग बनता था, फर्स्ट क्वीन थी। तो इसका जन्म हुआ था 1535 में, लेकिन ये रानी बनी 1558 में, और इसका मृत्यु हुआ है 1603 में। तो फिर इसका आगे बढ़ते हैं तो एक बार स्पेन का राजा इसको प्रपोज किया था क्वीन एलिजाबेथ को, तो फिर लेकिन ये एलिजाबेथ रिजेक्ट की उसको, ये कभी शादी नहीं की अपना जीवन में। तो फिर जब रिजेक्ट की तो जो स्पेन का राजा था वो बहुत गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो अटैक करने आ जाता है ये इंग्लैंड के ऊपर। तो वो अटैक करता कि हार जाता है, वो स्पेन वाला लोग हार जाता है और इंग्लैंड वाला जीत जाता है। तभी इंग्लैंड लोगों को पता चलता है अपना जो पावर रहता है ना, तभी पता चलता है। तो वहीं समय लोग अपना नेवी भी डिजाइन करता है, नाम वो बनाता है और सब तरफ देश विदेश घूमता है। जो भारत से आया था ना, तो वहीं समय शुरू हो जाता है घूमना उमना इधर उधर, तो एक घूमता होता है। और जो लड़ाई हुआ था ना उसमें स्पेन के साथ, उसको कहते हैं स्पेनिश आर्माडा कहते हैं। फिर इसको गोल्डन एज कहते हैं, तो उसका बहुत सारा रीजन है। जैसे उसमें लोग बहुत ही वेल्दी था, बहुत ही अमीर था उस समय लोग। हमारा थीम है इशू इन डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो इसमें भारत में क्या क्या समस्याएं हैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला समस्या है कैपिटलिज्म, इसमें यहाँ पूंजीवाद। तो पूंजीवाद में होता क्या है कि किसी एक ही व्यक्ति के पास सारा अधिकार, संपत्ति, निजी संपत्ति है, उसका यूज। आजकल बेरोजगारी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, वो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उससे। और आगे जो है उसमें जस्टिस वाला में उसमें है कि फ्रीडम और डेमोक्रेसी दिखा रहे हैं। लोकतंत्र में सारी चीज़ है, सारे अधिकार दिए गए हैं, वो चीज़ को दिखा रहे हैं। और इसका समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसमें आगे मॉडल है। तो उसमें हम लोग जो संविधान है, कानून है, अधिकार है, उसको हम लोग खुद जागरूक होंगे, दूसरों को जागरूक करेंगे और इसके द्वारा हम लोग पूरा जो भी समस्या उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे सारे मॉडल है। ठीक है, थैंक यू। हम लोग का जुडिशरी सिस्टम, इसका हिंदी है भारतीय न्यायालय व्यवस्था। इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। तो जो छोटा मोटा गांव घर का जो वाद विवाद रहता है उसको सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, जिला लेवल पर। जिला। और वहाँ अगर हम लोग का जो वाद विवाद रहता है उसका समाधान नहीं होता है तो हम लोग हाई कोर्ट में जाते हैं। अगर वहाँ भी हम लोग का वाद विवाद नहीं, मतलब जो समस्या है वो समाधान नहीं होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। चलिए, बस इतना ही है ना? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। वोटर आईडी वाला पर्ची दिखाते हैं, फिर अंदर पूछते हैं अपना जो मन पसंद रहता है ना वोटिंग डालने का, उसको जैसे कि तुम लोग को क्या पसंद है, अपना मन पसंद उसको वोट डालते हैं 3 सेकेंड। फिर उसको जान, अगर तुमको लग रहा है कि मेरा वोट नहीं गया है, तुमको जानने के लिए यहाँ डाली के ना वो जो रहता है पर्ची, तो 7 सेकेंड के लिए दिखाएगा, पता चल जाएगा। क्या अच्छा, ये शुरू से बोल दीजिए, एक बार फिर से बता दीजिए। हमारे भारत देश है तो हम लोग का बनाने का जो थीम है 1 स्टेट एंड 1 प्रोटेक्ट। इसमें जो हमारे भारत देश में 28 राज्य है, तो जिस राज्य में जो चीज़ ज़्यादा फेमस है उस चीज़ को बताना चाहते हैं। जैसे केरल में सबसे ज़्यादा मसाला की कृषि की जाती है। फिर यहाँ पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु में काजू, फिर नारियल, उस चीज़ का कृषि की जाती है। फिर कर्नाटक में सबसे ज़्यादा काजू मिलता है। और गोवा में नारियल है। फिर यहाँ पर पर्यटक क्षेत्र के लिए फेमस है। फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। यहाँ धान की कटोरी है, तो ये चारों राज्यों को हम लोग धान की कटोरी के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा धान की कृषि की जाती है। फिर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में यहाँ पर कपास की कृषि की जाती है। साथ साथ में यहाँ पर 2 जिला है, नासिक और नागपुर। नासिक में सबसे ज़्यादा अंगूर की कृषि की जाती है। अंगूर
कहा जाता है नासिक को। वैसे यहाँ पर नागपुर है, नागपुर में सबसे ज़्यादा संतरा की खेती की जाती है। वैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ धान कटोरे के क्षेत्र में आता है। फिर यहाँ पर झारखंड है, झारखंड में मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो मिनरल्स के क्षेत्र में देखा जाता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर रसगुल्ला जो है फेमस है वहाँ का। फिर बिहार है और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ये सब गंगा का मैदान कहलाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाया जाता है। यहाँ पर धान हो गया और गेहूँ की कृषि सबसे ज़्यादा होती है। फिर यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली में हिस्टोरिकल प्लेसेस ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। फिर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश जो मिडिल स्टेट है, यहाँ पर इस क्षेत्र को यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। अगर इस क्षेत्र की बात किया जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हम लोग का ये टॉपिक है। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। जो ग्लोबल वार्मिंग है पृथ्वी पर कैसे, मतलब क्या क्या प्रभाव लाएगा, उसके बारे में ये है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है अर्थ का जो सरफेस का टेम्परेचर है, मतलब पृथ्वी का जो तापमान है उसका बढ़ जाना, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से पृथ्वी पर क्या क्या संकट आ सकती है, उसी को हम लोग दिखाने का कोशिश किए हैं। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर यहाँ का बढ़ जाएगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा, तो जो ग्लेशियर्स है वो पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर्स समझते हैं ना आप लोग? तो पहाड़ होता है, जो जगह होता है वो बर्फ से जो पूरी तरह से ढका हुआ रहता है, उसको ग्लेशियर्स बोला जाता है। तो तापमान के बढ़ने की वजह से वो ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे और ग्लेशियर्स पिघलने के बाद वो नदी से होते हुए समुद्र में पहुंचेंगे। तो जब समुद्र में पानी का मात्रा बढ़ने लगेगा तो उसको मतलब सी लेवल राइज करने लगेगा। तो उसकी वजह से वहाँ जो भी समुद्र के पास रहने वाले आइलैंड्स है, टापू है, वो सब डूबने लग जाएंगे। पानी का स्तर बढ़ जाएगा तो वहाँ जो चीज़ है वो तो डूब जाएगा ना। तो और जो कोस्टल एरियाज़ में बसे हुए शहर हैं, जैसे जो समुद्र के पास में बसे हुए शहर हैं, वो सब डूबने लग जाएंगे। वहाँ बार बार बाढ़ आएगा, तो उससे क्या होगा, वहाँ का जो शहर है उसका अस्तित्व खत्म होने लगेगा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। और बाढ़ के आने की वजह से, और जब बाढ़ सूखने लगेगा तो वहाँ पे अनेक प्रकार की पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ आएगी, जो कीटाणुओं से उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ आएगी, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, कोलेरा, ये सब जो पानी से होता है वो सब बीमारी आएगी। तो ये सब हम लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। और देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हम लोगों का जो क्लाइमेट है वो भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे। मतलब हम लोग का जो जलवायु है वो परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं पिछले साल बारिश बहुत कम हुई थी और हम लोग का धान का उत्पादन बहुत कम हुआ था यहाँ पे। आप लोग देखे होंगे अपने अपने घरों में। तो हो सकता है कि आने वाले समय में बारिश बिल्कुल भी ना हो, तो उससे क्या होगा, धान का उत्पाद या फिर दूसरे खनिज पदार्थों का उत्पाद बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या बिना खाए पिए रह पाएंगे? नहीं ना। तो ग्लोबल वार्मिंग का ये बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा हम लोगों को। तो इसलिए हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए काम करना है। और अगर हम लोग अधिक देखें तो हम लोग अपना उन्नति करने के लिए, हम लोग गांव को शहर बनाने के लिए हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। जैसे कि मोहाडाड अब धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, मतलब शहर की ओर वो बढ़ रहा है। पहले मोहाडाड ऐसा नहीं था, पहले बहुत अलग था, मतलब बहुत सारा चीज़ यहाँ नहीं मिलता था। लेकिन अब देखा जाए तो जो चीज़ शहर में मिलता है बहुत सारा चीज़ यहाँ भी मिलता है। तो वो सब बनाने के लिए हम लोग फैक्ट्री, उद्योग का स्थापना की। तो उद्योग का स्थापना की, उससे क्या हुआ, पहले तो हम लोग के पास उद्योग बनाने के लिए ज़मीन चाहिए था, तो हम लोग के पास ज़मीन नहीं था। तो हम लोग क्या किए, पहले जो जहाँ पे पेड़ पौधे थे, जो ज़मीन मतलब जो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था लेकिन वहाँ पेड़ पौधे थे, तो उस जगह पे हम लोग पेड़ पौधों को काट के वहाँ नष्ट करके वहाँ हम लोग उद्योग बनाए। तो दिखाया क्या बनाया हुआ है, पहाड़ पर्वत एकदम। ये जो है हम लोग नदी की अवस्था दिखाने की कोशिश किए हैं। ये है हम लोग का हिमालय पर्वत, बर्फ पिघल रहा है और नदी के रूप में बह के समुद्र में डेल्टा बना के मिल रहा है। नदी का 3 अवस्था होता है, पोल बना रहा है, गार्ज बना रहा है, आकार की घाटी बना रहा है। युवावस्था में नदी का ऊर्ध्वाधर कटाव होता है, इसलिए नदी गंगा होता है। सेकेंड स्टेज है मैच्योर स्टेज, इसमें नदी सांप के जैसे टेढ़ा मेढ़ा बनता है, साइड से कटिंग करता है, इसमें नदी चौड़ा होता है और मार्ग भटक के गोखुर झील का निर्माण करता है। फिर थर्ड स्टेज है ओल्ड स्टेज, वृद्धावस्था, उसमें जो भी अपर्दन करके अवसाद हो गया, मलबा हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया, उसको लेके आ रहा है साइड में निक्षेपित कर रहा है। तो वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी
प्रति इसमें कृषि कार्य बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं पंजाब और हरियाणा में बहुत ही अच्छा खेती होता है। वो ओल्ड स्टेज का नदी है, अंत में समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा बना रहे हैं। हम लोग इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर। क्लाइमेट यानी कि मतलब जो कि लंबा समय के अंतराल का ये होता है, मौसम और क्लाइमेट में बहुत अंतर होता है। मौसम जो होता है दिन प्रतिदिन घंटे समय बदलते रहता है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो अंतराल का होता है ना, लॉन्ग पीरियड होता है। क्लाइमेट में बहुत सारा चेंजेस होता है। हम लोग का क्लाइमेट प्रदूषण हो रहा है, धुआं निकल रहा है, रोड में सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है। तो क्या हो रहा है कि मतलब हम लोग का जो क्लाइमेट है, हम लोग का वायुमंडल, उस पर ना बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। वायु प्रदूषित हो रहा है, गाड़ी से धुआं निकल रहा है, तो हम लोग का वायुमंडल में बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और जो भी हम लोग का ये ग्रीन हाउस गैस है, ये हम लोग का कारक है, जो मतलब सूर्य से आने वाले जितना भी प्रकाश को, हानिकारक प्रकाश को अपने में अवशोषित कर लेता है, आगे जाता है, लेकिन वो ना वापस जो रिफ्लेक्ट होकर जो जाता है वो वापस जा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये जितना भी हानिकारक गैसें वगैरह है वो हम लोग का वायुमंडल मतलब हम लोग का पृथ्वी पे ही रह जा रहा है, जिसका बहुत सारा कारण जो ग्लेशियर्स है, जिसके वजह से जो ग्लेशियर्स है वो पिघल जा रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलने के कारण हम लोग का जो ये क्या कहते हैं समुद्र है, जो सी लेवल है वो हाई हो जा रहा है। बहुत सारे कहीं कहीं सूखा पड़ जा रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो जा रहा है। ये सब इसका प्रभाव है। से बचने का यही उपाय है कि हम लोग को ना अधिक से अधिक पौधा लगाना चाहिए, और जो भी मतलब व्हीकल्स का जो हम लोग ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, मतलब एक कम डिस्टेंस जाने के लिए भी हम लोग व्हीकल्स का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को पैदल भी जाना चाहिए, और नहीं तो फिर हम लोग को व्हीकल्स का कम से कम उपयोग करके हम लोग को व्हीकल्स में साइकिल का उपयोग करना है, क्योंकि साइकिल से ना धुआं निकलता है, ना उसमें पेट्रोल जा रहा है, ना कुछ, उससे ना हम लोग का वातावरण को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो हम लोग के लिए एकदम सूटेबल। ठीक, थैंक यू। चलो आगे चलो। फिर भी से एक बार चलो आ जाओ। इधर आए नहीं बताइए ना, वहीं से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग यही दिखाना चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज होने का क्या वजह है, और इसका चेंज होने के वजह के बारे में बात करेंगे, क्या वजह है इसकी। जैसे कि हम मनुष्य जिससे मॉडर्न दुनिया को बढ़ रहे हैं, हम लोग अपना नीड्स को पूरा करने के चक्कर में ये भूलते जा रहे हैं कि हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं। अपना नीड्स को पूरा करने के चक्कर में और स्वाद के चक्कर में प्रकृति का अंधाधुंध विनाश किए जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पेड़ पौधों का अत्यधिक मात्रा में कटाई किया जा रहा है, और यातायात की सुविधा के लिए मोटर वाहनों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है, और औद्योगिकरण के कारण जो जहरीली गैसें निकल रही है वो अत्यधिक मात्रा में निकल रही है। ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण तो अभी हम लोग क्लाइमेट चेंज होने का क्या कारण है इसके बारे में बात की है। तो अभी हम लोग इसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज होने से हमारे पृथ्वी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको डायरेक्ट नदी में बहा दिया जाता है, जिस कारण नदी का जो इकोसिस्टम होता है पूर्ण रूप से खराब हो जाता है। तो वहाँ का जल ना तो पीने के लिए बचता है और ना ही सिंचाई के लिए उपयोग हो पाता है। और दूसरा आप देख सकते हैं वहाँ पर ग्लेशियर, तो अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण हमारा जो ग्लेशियर है ना वो लगातार पिघलता जा रहा है। अगर ग्लेशियर लगातार पिघलता रहा तो हमारा जो सी लेवल है ना वो बढ़ता जाएगा, और अगल बगल जिस कारण हमारा जो कोस्टल एरिया है अगल बगल का वो पानी में डूब जाएगा। और जैसे कि हम लोग नॉर्मली पढ़ते थे कि डेजर्ट में बारिश नहीं होती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज होने का बड़ा फैक्ट ये भी है कि आजकल डेजर्ट में भी बारिश होती है। तो हम लोग अपना प्रोजेक्ट के माध्यम से ही दिखाना चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आखिरकार क्या इसका वजह क्या है और पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, थैंक यू। चलिए इधर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सर तो सबसे पहले सर आप लोग का यहाँ हार्टी वेलकम, थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर आने के लिए। एकदम थैंक यू। तो सर ये आज का जो हमारा साइंस एग्जीबिशन उसका जो टॉपिक हमें दिया गया था वो सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। तो सर बेसिकली हम जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो हमारे संदर्भ में ये टॉपिक फिट बैठता है। तो सर हम बताना चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। तो सर जब भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो ये सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, एंड देन ये रोटेट हुए अपने ऑर्बिट पर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो
तो ये चंद्र ग्रहण की स्थिति बन जाती है। सूर्य ग्रहण से बेसिकली सर यही प्रभाव पड़ता है कि जब भी ये बीच में रहेगी तो सूर्य से आने वाला रोशनी चंद्रमा के माध्यम से रोक लिया जाता है, जिसके कारण धरातल पर 50 किलोमीटर का एरिया के अंदर में वो कम प्रकाशमय होता है, जिसके कारण वहाँ पर वातावरण का टेम्परेचर जो पृथ्वी का सामान्य तापमान है 16 डिग्री सेल्सियस, उससे कुछ कम हो जाता है। ये पहला प्रभाव सर। दूसरा प्रभाव पड़ता है सर सूर्य ग्रहण का कि सूर्य ग्रहण की ओर ऐसा बोला जाता है कि हमें अपने नग्न या खुले आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसका प्रभाव यही होता है कि मानव समाज का जो आँख होता है वो आँखों की रोशनी जल्दी जा सकती है। तीसरा प्रभाव यही हुआ सर, जब ये 180 डिग्री के एंगल में रहती है तब ये जो सूर्य और चंद्रमा की जो पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो धरातल पर मौजूद जलीय क्षेत्र को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, जिसके कारण समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है। जो ऊंची ऊंची लहरें उठने की क्रिया चलती है उसे हम ज्वार के नाम से जानते हैं। देन और हम भी ये जानते हैं कि अपने ऑर्बिट पर घूमते रहती है, तो ये 180 डिग्री की स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती, ये कभी ना कभी चेंज होती है। तो जिसके कारण ये होता है कि सभी का गुरुत्वाकर्षण अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी से छोटा है, जिसके कारण इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी पृथ्वी से कम है। तो ये अपने जलीय भाग को बचाने के लिए ये भी पृथ्वी देन अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को प्रारंभ करती है। जब ये अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को प्रारंभ करती है तो जो समुद्र में ऊंचा उठा ज्वार था वो देन इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से वो देन नीचे आने लगती है। तो ज्वार जो लहर के नीचे आने की क्रिया चलती है उसे हम भाटा के नाम से जानते हैं। ये हमारे मछुआरों भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सर। और जो नाव के माध्यम से समुद्र मार्ग के माध्यम से जो व्यापार होता है सर उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। पहला बात करेंगे सर कि ये मछुआरों के लिए किस प्रकार से मददगार साबित होती है। पहला तो सर कि जब ज्वार आती है तो समुद्र का पानी उठकर तट की ओर आने लगती है, जिसके कारण समुद्र में उपस्थित मछलियाँ जीव जंतु वो तट की ओर आ जाते हैं, जिसके कारण हमारे मछुआरों भाइयों को ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना पड़ता है। और दूसरा प्रभाव है सर कि जब भी जो बड़े मालवाहक जहाज़ है उनको तटीय, इससे यही होता है कि सर हमारे जो गवर्नमेंट का है वो वहाँ तक नहर बनाने का जो एस्टिमेट खर्चा होता है वो बच जाता है सर। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छी तरह से समझाया। ये इसको लगाने के लिए मतलब इसका यूज़ किया गया है ना। ये मैम इसको सरफेस देने के लिए बना के जो हमारा मिल्की वे दुग्ध मेखला जो हमारा आकाश गंगा है उसके लिए। देन मैम ये जो छोटे छोटे लाइट है वो हमने स्टार के तौर पर प्रयोग किया है। स्टार है नीचे रहता है, बस जानकारी के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझाया। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इस पर। आ जाओ, इधर आ जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज निशा। छोटा सा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे स्वागत है आप लोगों का। हम लोग का जो प्रोजेक्ट है उसका टॉपिक है एनर्जी एफिशिएंट स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में हम लोग कैसे ऊर्जा को दक्षता और कुशल बना सकते हैं। तो स्मार्ट सिटी में जो फीचर दिए हैं उससे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग स्मार्ट सिटी ऐसा होना चाहिए कि सस्टेनेबल हो और लोगों के लाभदायक हो और उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मतलब लाभ पहुँचे। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो फीचर्स हैं उसको बताते हैं। पहले फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, पार्क, साइंस सिटी है, उसमें ग्रीन हाउस गैस घर है। फिर रूम नंबर 2 है सस्टेनेबल की तरह हम लोग इसको एग्जैक्ट दर्शाना चाहते हैं। तो रूम नंबर 1 जो ऑफिस है, हेलीपैड, इसमें हेलीकॉप्टर उतरता है, इसे हेलीपैड बोलते हैं। ये मॉल है जिसमें हम लोग शॉपिंग के लिए रोल सारी जिसमें भी कपड़ा हो, खाने की चीज़ हो, सारे मॉल में उपलब्ध होते हैं। इसलिए मॉल है, ये फार्म है, यहाँ पे खेती होती है। ये कॉलेज है, एजुकेशन के लिए स्मार्ट सिटी में बहुत ही ज़रूरी है। हॉस्पिटल है, यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट लगता है कि हॉस्पिटल में भी एनर्जी पहुँचता है। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वायरलेस कार चार्ज सिस्टम। फ्यूचर में ऐसा होता है कि फ्यूचर में आने वाली चीज़ में तो पेट्रोल और डीजल से गाड़ियाँ नहीं चलेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल होता है तो उसमें
पोल्यूशन पोल्यूशन होता है, और ये नॉइस पोल्यूशन होता है और एयर का भी पोल्यूशन करता है। प्लस में ग्रीन हाउस गैस है ना, वो ऐसे गैस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिससे ओजोन लेयर छिद्र हो जाते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंजिंग बहुत सारे हम लोग अर्थ में चेंजेस ला जाते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वायरलेस है। देखिएगा इसमें कॉपर वायर लगा हुआ है जी। तो हम लोग जैसे कि आईफोन में नहीं होता है वायरलेस चार्जिंग, इसमें जोड़ना नहीं पड़ता है। ऑलरेडी हम लोग इसको कार को पार्क कर देंगे, ऑलरेडी ये जलने लगेगा। जल रहा है रेड कलर का। तो ये हम लोग का फर्स्ट सिस्टम है जिससे इंसान लोगों को भी इससे अच्छा सुविधा मिले और हम लोग को यातायात सिस्टम अच्छा हो। हम लोग का ये दूसरा कॉन्सेप्ट है कि स्मार्ट ऑटोमेटिक लाइट स्ट्रीट लाइट सिस्टम है। कौन सा वाला? ये कैसे? ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि ये ऑटोमेटिक है, तो ये डे में ये सोलर से चार्ज होता है, फिर ये बैटरी है जिसमें एनर्जी स्टोर होता है, फिर नाइट होता है तो ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाता है लाइट, और डे में ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। ये सोलर है तो इसमें अगर कवर हो जाता है या फिर बादल ढक देता है तो ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाता है। इसमें सेंसर लगा हुआ है, ये कर लेता है। आप ट्राई कर सकते हैं। देख लिए ठीक है, थैंक यू। और ये सोलर सिस्टम हम लोग जो बनाए हैं उसमें एनर्जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लें, उसको सोलर ट्रैकर होता क्या है कि सोलर ट्रैक ऐसा होता है जिधर सोलर या फिर सन होता है, उधर जिधर से सन की किरणें आती है उधर वो मूव करता है कि मतलब जिधर सूरज रहेगा उस साइड में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सोलर की ऊर्जा लें। और जितना भी ये कॉन्सेप्ट है सोलर के एनर्जी के द्वारा भी सारे लाइट्स और वायरलेस कार चार्जिंग सिस्टम एंड ये स्ट्रीट लाइट ठीक है, थैंक यू। सस्टेनेबल भी है और नवीकरणीय ऊर्जा भी है, इसको कभी खत्म नहीं हो सकता, जितना चाहे उतना यूज करते हैं। थैंक यू आप अच्छा बनाया है। ओ समझ ये वर्षा है और ये चिमनियाँ हैं, इनमें से जो धुआं निकलता है उससे वायुमंडल प्रदूषित होता है और ऊपर वाष्प बन के ऊपर बादल बनता है, वहाँ से अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा होने की वजह से पेड़ पौधे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इसके लिए हम लोग को कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग कम करना चाहिए। इसके जगह पे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए और CNG गैस, और उसके लिए हम लोग को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना। और पहले ताजमहल सफ़ेद तो ये अम्ल वर्षा के कारण पीला और लाल उसका कलर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। शॉर्ट में ज़्यादा वाटर लेवल इंडिकेटर है, जैसे सिंटेक्स टैंक सब फुल हो जाता है ना, तो कभी कभी पानी गिरने लगता है, पता भी नहीं चलता है। तो एक सर्किट बनाया गया है और वाटर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इस सर्किट के थ्रू जैसे टंकी फुल होगा तो ये अलार्म बजेगा और लाइट इंडिकेट करेगा। अच्छा चीज़ है। ठीक, थैंक यू। इधर आइए एक बार। इधर क्या बनाया है थोड़ा? हम लोग विंड मिल बनाए हैं, पवन चक्की बनाए हैं, हवा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रहे हैं, करके दिखाओ। मैम ये हवा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है, मतलब जो हवा चल रही है मतलब ब्लेड में, तो ये पवन ऊर्जा है इसमें ना, तो ये इसको गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। मतलब हम लोग सिंपली कोयला और जल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना, और वो सीमित मात्रा में, मतलब कभी भी ख़त्म हो सकता है। ठीक, थैंक यू। अच्छा हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन बाय यूजिंग लेजर, तो हम लोग इसमें अपने खेत को बचाना चाहते हैं किसी भी हमारा जिनका भी नाम अभी हम लोग अपने सिस्टम को ऑन कर दें। ठीक है, ये लेजर लाइट है, हम लोग आप लोग सिस्टम को ऑन कर दें। आप लोग यहाँ से अंदर आ सकते हैं। जाने से क्या? ऐसे आइए। ओ
सभी स्कूल के बच्चे ध्यान देंगे कि जगह पे भी नाम मतलब लेजर का ये में आने से आवाज़ करने लगेगा ना। तो हम लोग का मेन कंपोनेंट है लेजर और एलियास। एलियास का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, यानी कि ये हम लोग का लाइट पर डिपेंड करता है। और जैसे कि हम लोग का लाइट यहाँ पे पड़ा एलियास पे, तो हम लोग का जो करंट है वो अच्छे से फ्लो हुआ, इसके कारण ये नहीं बचा। और जब लाइट जैसे लाइट के लिए आप लोग लाइट के बीच में आ गए तो हम लोग का बाधा हो गया, ठीक है। तो बाधा हो जाने के बाद इसका रेजिस्टेंस अधिक हो गया और रेजिस्टेंस ये मॉडर्न फिजिक्स को मद्देनजर में रखते हुए ना फायर अलार्म बनाया गया। इसका पहले डेमो देखिए, ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये आग जल फायर लगते ही अलार्म आपको सुनाई दे रहा होगा। तो समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, किसी तरह प्रकार का कोई भी अजूबा या जादू कुछ नहीं, ये फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स। इसको समझना तो कठिन भी है बहुत ज़्यादा या आसान भी, लेकिन आपके लिए आसान बनाने के लिए हमने एक सर्किट बनाया है। देखिए, और बैटरी से स्टोर करके हम लोग वाटर पंप सर्किट डायग्राम ऑफ फायर अलार्म, जो चीज़ इसमें लगा होगा उसका ये सर्किट। इसमें देखिए मेनली तीन चीज़ें का इस्तेमाल किया गया है। इसका ये मेटल स्ट्रिप है। मेटल स्ट्रिप एक मेटल का एक तो थिन प्लेट जिसे मेटल स्ट्रिप बोला जाता है, कनेक्टेड है अलार्म के द्वारा। अलार्म बोलिए, आप बजर बोलिए, स्पीकर बोलिए, जो बोलिए। उसके बाद ना उसमें कनेक्टेड एक पावर सोर्स यानी बैटरी। अब किसी प्रकार का पावर सोर्स ले लिए, जनरेटर, इन्वर्टर, बैटरी। हम लोग बैटरी लिए, उसमें बैटरी का नाम दिए है। मेटल स्ट्रिप ऐसा चीज़ है ना जिसमें अगर हीट दिया जाए ना, ये वाला है। हाँ, ये मेटल स्ट्रिप है। यहाँ आप देखिएगा ना, ये अनकनेक्टेड है। अनकनेक्टेड ये ना सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, ये ना दूर है ना, ओपन है, सर्किट से जुटा हुआ नहीं है। मतलब सर्किट कंप्लीट है लेकिन सर्किट ये बंद हुआ है वहाँ पे, मतलब खुला हुआ है, तो जिससे तार कनेक्टेड नहीं है, उस करंट नहीं दौड़ रहा है। ये मेटल स्ट्रिप ऐसा चीज़ है जिसमें हीट दीजिएगा ना तो कनेक्ट हो जाता है, सट जाएगा, सिकुड़ जाता है, सट जाता है, जिस वजह से कनेक्ट हो गया और उसमें वो बनने लगेगा, आपको अलार्म बन जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए मेटल स्ट्रिप है, कनेक्ट नहीं है, देखिए ये कनेक्टेड नहीं है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे हीट दे रहे हैं, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। इसका यूजेस हम लोग कर सकते हैं घर में। घर में कहाँ पे, जैसे कि मेन स्विच वगैरह हो जहाँ पे सारे बाहर से तार लाया जाता है, वहाँ अगर अभी आजकल देखिएगा बहुत ही वोल्टेज अप एंड डाउन जाता है, तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तार गर्म होके जलने लगते हैं, सट जाते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग भीषण आग में बदल जाती है। अगर वहाँ पे इसको फिट किया जाए और इसके ऊपर में जैसे ही शॉर्ट सर्किट के, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ आग लगा हुआ है, उसमें ना जैसे हीट पड़ेगा ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, मेटल स्ट्रिप सट जाएगी, इससे एक अलार्म प्रोड्यूस होगा। इससे आपको आप अटेंडिव हो जाएगा कि हाँ अलार्म बज रहा है, कुछ तो अनैतिक हुआ होगा, जाके देख सकते हैं, जिससे आप बहुत ही कीमती चीज़ों को बचा सकते हैं अपना आग के द्वारा। सभी लोग ताली बजाएंगे। पहला स्थान पाया है समुद्र देवी। कीजिए, शॉर्ट में ही थोड़ा कीजिएगा, है ना, ज़्यादा। टॉपिक है सोलर पावर इरिगेशन। ठीक, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, सभी कोई तालियों से स्वागत करेंगे समुद्र देवी जिससे कि खेतों की सिंचाई की जा सके। जैसे देखिए यहाँ सोलर प्लेट है, जिससे सूरज की जो रोशनी है उसको इलेक्ट्रिसिटी बना के यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं हम लोग बैटरी पे। बैटरी से हम लोग वाटर पंप चला रहे हैं, जिससे स्विच है यहाँ पे, वाटर पंप चला रहे हैं, जिससे कि वाटर पंप यहाँ वेल से पानी लेके वाटर टैंक में स्टोर कर रहा है और स्टोर करके खेतों पर सिंचाई हो जाएगी। एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए। ठीक है, थैंक यू। ग्रामीण मेला है ये, क्या मेला बोले? ग्रामीण मेला। ग्रामीण मेला। और चलिए, ठीक है। मेला बहुत कोई यहाँ हम लोग नहीं जानते हैं कि मेला क्यों लगता है, तो उसी को हम लोग बताने का यहाँ प्रयास किए हैं कि क्यों लगता है। मेला इसलिए लगता है क्योंकि जब सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक और धार्मिक रूप से जब लोग कहीं पर जमा होते हैं या एकत्रित होते हैं तो उसे मेला कहा जाता है। और मेला शब्द है वो संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सभा या फिर मिलना। जैसे सबसे पहले देखा टिकट काउंटर है यहाँ पे, टिकट काउंटर, यहाँ झूला है और ये नाव है जिसमें झूलते भी हैं। और यहाँ देख के थोड़ा थोड़ा ये राउंड चलता है।
और इसको तो जान ही रहे सभी के काम भिलुआ है। और ये जैसे कि पुष्कर मेला में हम लोगों का सबसे अधिक जानवरों का मेला लगाया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें आता है ऊँट है, भेड़ी है, अन्य, और इधर भी जानवर है। और इधर है आइसक्रीम, जो महाराजा आइसक्रीम नाम पे इसको छोटा सा दिखाया गया है समझने के लिए। और इधर कावा सा डिजाइन है, फूल है, दुकान है, इधर मिठाई का दुकान और यहाँ कपड़े का दुकान है। चलिए ठीक, थैंक यू। अच्छा बनाए हैं जी। क्या क्या यूज़ होता है झारखंड में सर? चटाई सब, घास लकड़ी, घास फूस का घर, ये देखने की ना झारखंड की संस्कृति और कला, आदिवासी नृत्य हो रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा शॉर्ट में इसके बारे में प्रदर्शित किया गया है। तो झारखंड में कोई भी मेहमान आते हैं तो सबसे पहले उनका स्वागत किया जाता है, जो कि पैर को धोया जाता है, हाथों को धोया जाता है। उसके बाद हम लोग ये आते हैं खेती बाड़ी में, जो कि किसान खेती कर रहा है, खेतों को उपजाऊ बना रहा है फसल उगाने के लिए। जब फसल पक जाता है तो हाथों से काटा जाता है और उसको एक जगह गांठ बना के उसको मीसा जाता है। और घर पहले ज़माना में आदमी पुआल से घर बनाया जाता था, झोपड़ी बनाया जाता था और ये मिट्टी का दीवार बनाया जाता था, जो कि आदिवासी लोग अपने हाथों से इसमें डिजाइन बनाते थे। और पहले ज़माना में झरना या कुआं से पानी पीते थे। और ये हमारा जो गांव है, देखो ये आगे चलते हैं तो यहाँ तुस्को पर्व है, जो कि आदिवासी लोग का ये प्रमुख त्यौहार है। और इसको नवाखानी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जौ और मकई से ये पौधों को उगाते हैं। और यहाँ पे अखड़ा है जिसमें कि सभी आदिवासी भाई बहन यहाँ पे नृत्य करते हैं, ढोल मांदर नगेड़ा ये सब का। और आदिवासी लोग जब उसको बनाते हैं तो उनको खाने के लिए चिवड़ा और गुड़ मिलता है। और साथ ही आदिवासी रिवाज में है कि हरिया मिलता है। और ये पत्थर है जिसमें खाना मिलता है। और ये है धुमपुरिया भवन, यहाँ पे आदिवासी लोग एक साथ नृत्य करते हैं। और ये है वस्तु कला में, जो कि चित्रकला, सुंदर चित्रकला और पट चित्रकला, आदिवासी नृत्य में जादू पटिया शैली। और फिर इन्हीं के अंतर्गत ये मिट्टी का बर्तन बनाया गया है, जो कि पहले से चलता आ रहा है। मिट्टी का बर्तन में दाल सब्जी जो भी बनता है तो ये चीज़। और ये चटाई है जो कि मेहमानों के बैठने के लिए ये बनाया गया है। ये अभी की थ्री जनरेशन में आदमी लोग प्लास्टिक चटाई का यूज़ करते हैं। ये प्लास्टिक का चटाई का यूज़ नहीं करके ये आदिवासी लोग खुद से ये चटाई बीनते थे और इसमें इसका प्रयोग करते थे। तो हम लोग को झारखंड का ये सब चीज़ों को नहीं भूलना है अब, और आगे भी इसका प्रयोग करना है। और हमेशा यही झारखंड में यही चीज़ को दिखाना है और हमेशा भूलना नहीं है। ठीक है, थैंक यू। इसको पर्व झारखंड की संस्कृति को बनाए रखना है। चलिए, सेवा क्षेत्र पहले नहीं थे, अब सेवा क्षेत्र बन रहे, बैंक बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं। लोग औषधि से पहले होता था सब चीज़, लेकिन अब स्कूल हॉस्पिटल में दवा ये सब का यूज़ कर रहे हैं। गाड़ी का निर्माण हुआ है जिससे कि लोग कम समय में अधिक दूरी तय कर रहे हैं, जा पा रहे हैं। और पोल्यूशन कम करने के लिए हम लोग सोलर सिस्टम का बनाए हैं, जो सोलर सिस्टम जो है सौर ऊर्जा, जो कभी खत्म ही नहीं होता है। को दिखाएं, हम लोग का थीम है डेवलपिंग इंडिया। डेवलपिंग इंडिया की है, हाँ, उसके अंतर्गत हम लोग का टॉपिक है ट्रेड। तो ट्रेड कैसे करते हैं, ट्रेड क्या होता है? सबसे पहले ट्रेड के अंदर तो इसका वस्तु का क्रय विक्रय करना ट्रेड कहलाता। तो ट्रेड दो प्रकार का होता है, कि इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत दो विक्रेता होता है, एक होलसेलर होता है, एक रिटेल मार्केट होता है। विदेश के साथ जो व्यापार, इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत दो विक्रेता हो गया। एक्सटर्नल जो विदेश से भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय होलसेलर के पास कैसे हम लोग कुछ भी चीज़ प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर हो गया, हम लोग का उत्पादन यहाँ पे चाय पत्ती का बागान, वहाँ से गए हम लोग इंडस्ट्री में गया, वहाँ से प्यूरीफाई हुआ, वहाँ से हम लोग होलसेलर के पास गया, होलसेलर से रिटेल मार्केट में, रिटेल मार्केट से हम लोग भोग किए। ये तो इंटरनल ट्रेड पे हो गया। और एक्सटर्नल ट्रेड पे हम लोग करना है, सबसे पहले ये सब इंडस्ट्री क्या प्यूरीफाई सड़क मार्केट से हो गया, बिकॉज इंडिया प्रसाद कहाँ से गए हैं तो यहाँ पे
नौवें माध्यम से जाएगा या फिर वायु मार्ग से एक्सपोर्ट होगा, हो जाएगा अमेरिका जाएगा। भारत ये सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करता, इंपोर्ट भी करता है, लेकिन भारत खाद्य पदार्थ का एक्सपोर्ट करता है, बड़े बड़े मशीन, और भारत से पत्ती का एक्सपोर्ट करने में दूसरे स्थान पे है, और राइस का 25% एक्सपोर्ट कर रहा है भारत। अगर हम लोग विकसित हो चुका है, अगर हम लोग को भारत के जैसा यूएसए के जैसे भारत विकसित करना है तो हम लोग को एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। भारत आज़ादी के समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हिंदी बता दीजिए इन लोग को। और निर्यात, मतलब एक्सपोर्ट होती है जो अपने देश में उत्पादन की ना उसको हम लोग विदेश पे भेजना, एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट मतलब निर्यात करना। तो वही कैसे हम लोग अपने देश से दूसरे देश से अपने देश पे मंगा रहे हैं, वो हो गया इंपोर्ट हो गया। चलिए ठीक, थैंक यू। ये हमारे कहानीकार है भीष्म सहनी जी, और इस मतलब की रचना है एक जीव की दावत, इसको हमने यहाँ पे दर्शाया है। इस कहानी में हम लोग मतलब कृष्ण श्यामनाथ है ना, उनके घर पे एक दावत रखा गया था, और उनकी धर्मपत्नी फिर वो लोग घर का सजावट करने लगते हैं। आज दावत इसलिए वो घर का सजावट करने लगते हैं। उसके बाद में सजावट करते करते श्यामनाथ का नज़र उसकी एक बूढ़ी माँ पर नज़र जाता है। उसके बाद में वो मतलब नहीं चाहते हैं कि श्यामनाथ नहीं चाहता है कि उसकी बूढ़ी माँ भी उस दावत में शामिल हो, नहीं चाहता है उसकी बूढ़ी माँ भी उस मतलब खराब हो सकता है ना दावत, इसलिए वो नहीं चाहता है कि उसकी बूढ़ी माँ भी दावत में शामिल हो। इसलिए वो अपनी बूढ़ी माँ को छिपाने के लिए जगह ढूंढता है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि उसकी सहेली के यहाँ भेज दिया जाए, तो श्यामनाथ को वो उपाय ठीक नहीं लगता है, तो फिर वो अपनी माँ को घर पर ही रखता है। फिर अपनी माँ को बोलता है, वो श्यामनाथ अपनी माँ के पास जाता है। उसके बाद बोलता है कि माँ आप खाना खा के आज जल्दी ही सो जाना, अपने रूम में बोलता है। तो फिर उसकी माँ मतलब नहीं खा मतलब उस दिन घर पे मांस और मछली बना हुआ रहता है, तो जिस दिन वो सब्जी बने रहते हैं तो माँ खाना नहीं खाती है, तो वो बोलती है मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। वो खाना नहीं खाते। फिर श्यामनाथ बोलता है अच्छा ठीक है, तुमको जैसा ठीक लगे वैसा करो। तो फिर उसकी माँ श्यामनाथ फिर बोलता है उसकी माँ को कि ठीक है माँ आप जाके नई साड़ी पहन के आ जाओ, बोलता है। तो फिर वो नई साड़ी पहन कर आती है। उसके बाद में फिर बोलता है कि गहने वगैरह भी पहन लो। तो फिर उसकी माँ बोलती है बेटा गहने वगैरह तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने बेच दिए, अब बचा ही क्या है जिसे मैं पहनूँ। तो फिर उस बात को सुन के श्यामनाथ को थोड़ा बुरा लगता है इस बात को सुनकर कि गहने बेच दी पढ़ाई के लिए, तो बचा ही क्या है, तो क्या पहनेगी, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वो थोड़ा देर बाद मतलब दावत का समय हो जाता है, तो फिर चीफ लोग आ जाते हैं, गेस्ट लोग आ जाते हैं। उसके बाद में उसकी बूढ़ी माँ को छिपा देते हैं सोफा के पीछे। फिर बोलते हैं कि सोने के लिए नहीं बैठे रहे बोलते। अब वो बूढ़ी हो चुकी तो कितना लेट तक बैठेगी, वो बैठे सो जाती है। तो फिर दावत के समय में मतलब अचानक से चीफ की नज़र उसकी माँ पर पड़ जाती है। तो फिर उसकी माँ हड़बड़ाते उठती है, फिर वो कांपने लगती है। फिर वो चीफ को नमस्ते करती है। तो फिर चीफ को गांव के लोग बहुत पसंद थे। तो फिर वो मतलब श्यामनाथ की माँ से अनुरोध करता है कि वो 2-4 लाइन का गाना सुना दे। तो फिर वो 2-4 लाइन का गाना सुना देती है। तो दावत में आए लोग बहुत खुश होते हैं, वो खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। तो मतलब खुशी से तालियां बजाने लगते तो श्यामनाथ को गर्व महसूस होता है कि माँ को वो छिपाना चाह रहा था, लेकिन उसी की वजह से उसकी माँ की वजह से उसका सर और ऊंचा हो रहा है। तो फिर वहीं बगल पे टेबल पे वहाँ पे एक फुलकरियाँ रखी हुई रहती है। वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो थोड़ी फटी हुई रहती है। तो फिर वो श्यामनाथ बोलता है उसकी माँ से कि माँ आप चीफ के लिए नई फुलकरियाँ बना दो, ऐसा बोलता है। तो फिर उसकी बूढ़ी माँ बोलती है कि बेटा अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो मैं नहीं बना पाऊँगी, अब उसकी आँख भी नहीं देख पाते हैं। तो फिर वो नहीं बना पाती है। तो फिर वो रिक्वेस्ट करता है कि बनाने के लिए बोलता है फुलकरियाँ। तो फिर उसकी माँ बना देती है। तो इससे श्यामनाथ का गर्व और ऊंचा हो जाता है, वो खुश हो जाता है। तो फिर वो खुश हो जाता है। उसके बाद सभी नाश्ते के लिए चले जाते हैं। उसके बाद उसकी माँ नाश्ता नहीं करती है, वो चली जाती है रूम में। उसके बाद बैठ के रोने लगती है उसकी माँ की ऐसा क्यों कर रहा है उसका बेटा, कि जबकि इतना अच्छा माहौल है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो बैठ के रोने लगती थी। श्यामनाथ फिर अपनी माँ के पास जाता है। फिर वो पूछता है कि ऐसा क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो। तो उसकी माँ बताती है। तो फिर जब हम मतलब इस कहानी से हम लोग को यह शिक्षा मिलती है कि अब हम बचपन से छोटे से माँ हम लोग को मेहनत करके पढ़ा लिखा रही है, और जब हम बड़े होकर नौकरी कर रहे हैं तो हमको माँ का ख्याल रखना चाहिए ना। हम लोग बूढ़ी माँ हो गई है, बूढ़े पापा हो गए, उनको बाहर से घर से बाहर निकाल देते हैं। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है, उनका देखभाल करना है, उनकी सेवा करना है, उनका सहयोग देना है बुढ़ापे में। हम लोग एक ही दर्शना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा कहानी था, थैंक यू।
winds roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so intense. Fill me out with your smile, now the sunshine.